हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 7 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आपका आर्टिकल्स भी आए हैं एंड क्रिप्टो करेंसी इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये चर्चा में रहती है, दैट्स वाई इसे डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। और अलग से हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कुछ कंसर्न्स रहते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो भी देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट आर द वेरियस कंसर्न्स रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी। बस ऊपर ऊपर से हमें पॉइंटर के रूप में देखने, सो दैट हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। प्राइवेसी कंसर्न्स है और भी कुछ कंसर्न्स है, वी विल डिस्कस वन बाय वन। बट पहले हम विजन आईएएस के आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो एंड हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड स्प्रेड कर सकते हो। फ्रेंड्स, without delaying, let's start our discussion. The first article deals with SEBI यानी कि Security and Exchange Board of India flag concerns over crypto regulation। तो क्या कुछ कंसर्न्स रेज की गई है सेबी के द्वारा उसे हम जानेंगे। लेकिन आपको पता है ना, सेबी इज एन स्टेटरी बॉडी जो सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है, ये तो आपको पता ही होगा, तो ये ध्यान रखनी है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो आप देख लो, द फर्स्ट आर्टिकल विल डील विद इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत आपका कवर होगा। बेसिकली इट इज ए पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो सेबी ने हाईलाइट किया है कुछ कंसर्न्स को ऑन द क्रिप्टो करेंसी टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस। तो क्या कुछ कंसर्न्स है, लेकिन बेसिक्स से पहले में जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो एक प्रकार से डिजिटल करेंसी है ये। जैसे हम लोग फिजिकल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं टू बाय सम आइटम्स, प्रोडक्ट्स, है ना, तो क्रिप्टो करेंसी जो है आपका वो डिजिटल करेंसी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो आपका है वो क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है फॉर इनहेंसिंग इट्स सिक्योरिटी, सो दैट इसकी काउंटर फिटिंग न की जा सके। दैट्स वाई ये काफी ज्यादा चर्चा में रहता है कि जो टेक्नोलॉजी इसके लिए यूज की जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं फॉर इनहेंसिंग द ट्रांसपेरेंसी इन ए डिजिटल इकोसिस्टम। तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, आपको पता है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, साइबर क्रिप्टो करेंसी द टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी विच यूजेस द क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी फॉर इट्स एंटी काउंटरफिटिंग मेजर्स। एंड जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, दैट इज योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी? इसको सिंपल से शब्दों में कहें तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे ट्रांजेक्शन जो है सारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन बिना जानकारी के होंगे, तो जानकारी जो भी है ट्रांजेक्शन की वो पता रहेगी। तो एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस कर देता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब होता है। और अगर हम बात करें क्या कुछ कंसर्न्स हाईलाइट की गई हैं, तो देख लो, पहला बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बिकॉज जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपको पता है डिसेंट्रलाइज नेचर का। डिसेंट्रलाइज यानी कि अभी हमारा फिजिकल करेंसी जो भी है वो सब एक सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है दीज आर डिसेंट्रलाइज, इसको कोई रेगुलेट नहीं कर पाता है। दैट्स वाई जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, एंड अगर हम कोई रेगुलेटरी रिजीम लाते भी हैं क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होगा, ये बात कही गई है। साथ ही साथ क्लैरिटी लाने की जरूरत है ऑन द टॉपिक की जो क्रिप्टो करेंसी है क्या वो लीगली डिफाइन की जानी है सिक्योरिटीज के रूप में या नहीं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि ये ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है एंड इसको बेसिकली कैपिटल रीच करने के लिए सिक्योरिटी इशू की जाती है। आपने सुना भी होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर जीसैक जिसको हम कहते हैं ना। तो ये बातें एंड क्या कुछ अदर डेवलपमेंट्स हुए हैं क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, तो आपको ही पता है जो बजट 2022 है वहां पर गवर्नमेंट ने टैक्सेशन स्कीम लेकर आया था, जिसके तहत जो आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट है जिसको हम बीडीएच कहते हैं, उस पर 30% का कैपिटल गेन्स टैक्स सीजीटी लगाई गई। एंड अगर रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए व्हाई देयर इज नो क्लैरिटी, बिकॉज इसको रेगुलेट करना ही मुश्किल है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की, तो क्या है ये जो भी डिजिटल एसेट्स ट्रांजैक्ट की जाती है, खरीदी या फिर बेची जाती है ऑन ए ब्लॉकचेन, उसका ये सबसेट है, ठीक है।
जैसे आपके नॉन फंजिबल टोकन्स हो गए, क्रिप्टो करेंसीज हो गए, या फिर अदर वर्चुअल एसेट्स हो गए, तो इन सब पर आपका 30% का कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। ठीक है, ये बजट 2022 में अनाउंस की गई थी। तो क्या कुछ सजेशन सेबी के द्वारा अनाउंस की गई है फॉर रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी? तो पहली बात तो ये है कि जो क्रिप्टो एसेट्स है, जो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल अनरेगुलेटेड एक्टिविटी है, इसको कहीं ना कहीं या इसका रेगुलेशन किसी एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को दे देनी चाहिए, दैट शुड बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो crypto asset related unregulated activities may be entrusted to an investigating authority appointed by the government। and साथ ही साथ जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर क्रिप्टो करेंसी की खरीदी या बिक्री होती है, तो उस प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया जाए आरबीआई के द्वारा अंडर द एफईएमए। एफईएमए आपको पता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में लाई गई थी। लेकिन फेमा के अंतर्गत क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को क्यों रेगुलेट किया जाएगा? बिकॉज जो क्रिप्टो एसेट्स होते हैं ना, वो ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होते हैं इन फॉरेन जुरिडिक्शन एज वेल। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही इसकी ट्रेडिंग हो सकती है, इट कैन बी अवेलेबल इन फॉरेन जुरिडिक्शन एज वेल। एंड कंज्यूमर अवेलिंग सच प्रोडक्ट्स, इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है थ्रू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बिकॉज कंज्यूमर वल्नरेबिलिटी इज वेरी हाई इन दिस टाइप ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है, व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू रेगुलेट दिस क्रिप्टो करेंसी बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइज नेचर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया। अब आप थोड़ा सा देख लो क्या कुछ कंसर्न्स होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप। वाटर क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिस्कस द वेरियस कंसर्न्स रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसी। तो आप पहले तो क्रिप्टो करेंसी का डेफिनेशन दोगे, साथ ही साथ जो कुछ कंसर्न्स है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, उसको भी आप डिस्कस करोगे, कंक्लूजन आप दे सकते हो। तो देख लो, क्रिप्टो करेंसी की बात हमने कर ली। वर्चुअल करेंसी है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, बस इतना भी लिखोगे तो चलोगे। ठीक है, मतलब चलेगा। अब कुछ कंसर्न्स, जैसे प्राइवेसी का कंसर्न होता है कि वैसे ये सब जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर ट्रेड की जाती है, तो प्राइवेसी ऑफ यूजर्स या फिर जो डाटा है यूजर्स के, वो स्टेक पर है, खतरे पर है। ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव द जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो तो अभी पेंडिंग ही है। ठीक है, तो ये बातें निकल कर आ जाती है। साथ ही साथ वॉलेटिलिटी हाई है। वॉलेटिलिटी हाई यानी कि सडन राइज हो जाता है इसके प्राइस में, सडन फॉल भी हो सकता है। और सडन फॉल इन द प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, उसको हम कहते हैं क्रिप्टो विंटर। ये कीवर्ड याद रखना, क्रिप्टो विंटर, है ना। द सिचुएशन व्हेन देयर इज अ सडन फॉल इन द प्राइस ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, उसको हम कहते हैं क्रिप्टो विंटर। ठीक है, ठंडा आ जाना। ठीक है, एंड इट कैन बी अ डेस्टिनेशन फॉर ब्लैक मनी, ब्लैक मनी से प्रमोट हो सकती है, बिकॉज दीज आर अनरेगुलेटेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, दैट्स व्हाई। एंड साइबर सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स है। आप देख सकते हो, अगर कोई साइबर हैकिंग होती है तो सब ब्लॉकचेन की ही डिमांड करते हैं, मतलब ब्लॉकचेन ही क्रिप्टो करेंसी की डिमांड करते हैं कि वैसा इतने रुपये का, मतलब इतने क्रिप्टो करेंसी आप दो, तब आपके जो है जो भी अकाउंट हैक की गई या फिर जो कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैक की गई, वो आपको लौटाई जाएंगी। ऐसा कुछ चलते रहता है। ठीक है, एंड डार्क एक्टिविटीज भी प्रमोट हो सकती है। डार्क एक्टिविटीज यानी कि इलिसिट एक्टिविटीज, and monetary control and economic behavior, and it can also influence the government and policy makers the ability to control the inflation। ठीक है, तो ये सब कुछ कंसर्न है, आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया फर्स्ट आर्टिकल। लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। When we talk about the second article, आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैती भी कहते हैं, ये फ्रेश कमेंट्स ड्राफ्ट अमेंडमेंट रूल्स पर मांग रही है टू द आईटी रूल्स, जो अभी वो अमेंड करने वाली है। ठीक है, इससे पहले आपका आईटी रूल्स 2021 ऑपरेट हो रहा है और इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। तो क्या क्या अमेंडमेंट है की बात की जा रही है वो हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट वी शुड लुक एट द सिलेबस। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, ये आपका कवर होगा अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, इसके अंतर्गत आप कवर कर सकते हो। तो ये जो आपका प्रपोज्ड अमेंडमेंट है आईटी रूल्स में, इसका बेसिक एम वही है कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोवाइड की जाती है कंज्यूमर्स को, या फिर यूं कह सकते हो कि इंडियन सिटीजन्स को, बाय द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, उसमें और ज्यादा मजबूती लाना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द कोर्ट्स एंड आल्सो सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। अभी आपको पता होगा कि आईटी रूल्स 2021 के तहत ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, चाहे वो आपका फेसबुक और ट्विटर है, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का काम करती है। लेकिन एक बात है कि लेट्स से कि कोई कस्टमर गया
ग्रीवेंस रिड्यूसर के पास। अब उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया और अल्टीमेटली उसने सॉल्व नहीं कर सका, ठीक है, तो फिर वो कहाँ जाके अपील करेगा? तो ऐसा कोई अपील वाला कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो इस ड्राफ्ट में वो मैकेनिज्म को लाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो देख लो, इट विल इंश्योर द एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज टू द यूजर्स having the reasonable expectation of due diligence, privacy and transparency. एंड मैटी ने नोटिफाइड कर रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईटी रूल्स 2021 कहते हैं, 2021 में से लाया था। तो यहाँ पर आपका तो क्या की अमेंडमेंट प्रपोज की गई है, तो देख लो, एक ग्रीवेंस एफिलिएट कमिटी को सेटअप किया जाएगा जो यूजर्स को एक प्रकार से ऑप्शन देगा कि वो अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस जो इंटरमीडिएट का चलता है, ठीक है। एंड अभी फिलहाल कोई भी एफिलिएट मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड की गई है इंटरमीडियरीज के द्वारा कि भाई साहब अगर आपकी समस्या यहाँ सॉल्व नहीं होती है तो आप हायर अथॉरिटी पर जा सकते हैं, ऐसा कोई अभी एफिलिएट मैकेनिज्म नहीं है। नॉट देयर इज एनी क्रेडिबल सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ दीज सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। तो कभी कभी क्या होता है कि लेट्स से कि अकाउंट हैक हो गया किसी यूजर का, अब वो जाएगा ग्रीवेंस एड्रेसल ऑफिसर के पास, अब उसके पास गया और पता चला कि उसकी अकाउंट ही बंद कर दी गई, उसको वो अकाउंट वापस नहीं दिया गया, तो फिर तो एक प्रकार से वो सर्विसेज इंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब इश्यू को डील करने के लिए कोई हायर अथॉरिटी तो होनी चाहिए, तो इसीलिए ये आपका ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी को क्रिएट करने की बात चल रही है, ठीक है। एंड 72 आवर डेडलाइन कंपनीज को दी जाएंगी कि वो एक्ट करे ऑन द कंप्लेंट्स इफ दे रिसीव एंड इफ द कंप्लेंट फॉल्स अंडर वन ऑफ द 10 टाइप्स ऑफ वायलेशन, यानी कि जो 10 टाइप ऑफ वायलेशन है उसके अंतर्गत अगर मैटर आ रहा है तो 72 आवर्स के अंतर्गत उस मैटर को डील करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के केसेस हैं या डिफेमेटरी कंटेंट है या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन वाले इशू हैं, तो फिर उसको 72 आवर्स के डेडलाइन में हैंडल करना पड़ेगा। साथ ही साथ न्यू रूल्स ऐड किए जाएंगे जिसके तहत जो इंटरमीडिएट होंगे उनको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा द राइट्स which has been guaranteed to the users under the Constitution of India. Because ऐसा क्यों गवर्नमेंट बोल रही है? बिकॉज गवर्नमेंट ने पाया है कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट वो वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो इंडियन सिटीजन के हैं, दैट्स व्हाई। एंड अगर हम बात करें आईटी रूल्स 2021 की, तो देख लो ये आपका आईटी एक्ट के तहत रिलीज किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो आईटी रूल्स 2021 रिलीज की गई है, इट इज अंडर आईटी एक्ट 2000 और सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के लिए भी है, डिजिटल मीडिया के लिए भी है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के लिए भी है। एंड इस रूल को लाने का एम क्या है कि ओपन सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंटरनेट हो सके हमारे सारे इंडियन इंटरनेट यूजर्स के लिए, एंड साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके इन इंटरमीडिएरीज की टू देयर यूजर्स स्पेशली विद इन द बिग टेक प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया सेकंड आर्टिकल। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। CO2 लेवल आर नाउ कंपेरेबल टू व्हाट दे वेयर 4 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि आज जो CO2 लेवल आप देख रहे हो वो अब सेम लेवल पर लगभग पहुंच गया है जो एक प्रकार से 4 मिलियन ईयर से हुआ करती थी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ये आप देख लो, ठीक है। देख लो यहाँ पर अबाउट द सेम लेवल एज 4.1 to 4.5 मिलियन ईयर एगो जो प्लूशियन ईरा में हुआ करती थी, व्हेन द टेम्परेचर वर 3.9 डिग्री सेल्सियस हॉटर एंड सी लेवल लगभग 5 to 25 मीटर हाइयर था एज ऑफ नाउ। तो ये हम डिस्कस करेंगे। और इसे मेजर कौन करता है? इसको मेजर करता है, आपको पता होगा कि जो आपके माना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी है जो कि हवाई में लोकेटेड है, एंड ये जो ऑब्जर्वेटरी रन की जाती है यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो यही बेसिकली जो वर्ल्ड ओवर में CO2 रिलीज हो रहा है उसको मेजर करने का काम करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो देख लो, द सिलेबस विल बी कवर्ड अंडर कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन, इसके अंतर्गत ये आपका सिलेबस कवर होगा। तो जो CO2 है कहाँ पर मेजर किया जाता है हमने आपको बताया, माउना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी जो कि हवाई में लोकेटेड है, और ये रन किया जाता है यूएस नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA। तो बेसिकली ये देखा गया है कि जो CO2 मिशन है वो पीक हुई है फॉर द 2022 पीरियड, कितना है अभी फिलहाल 421 पार्ट्स पर मिलियन इन मई। तो मई में आपका देख सकते हो 421 पार्ट्स पर मिलियन। एंड ये जो आपका MLABO यानी कि माउना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी, ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये एक प्रकार से बेंचमार्क साइट है, यानी कि ये ऐसी साइट है जहां पर हम CO2 के एमिशन को मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ऑन द स्लोप ऑफ माउना लोआ वोल्केनो
विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो। आपको पता है ना माउना लोआ, हवाई आइलैंड, जहाँ से वोल्केनो इरप्ट होते रहता है, ठीक है। तो ये बेंचमार्क साइट है फॉर मेजरिंग द CO2। अन्य गैसेज भी मेजर किए जाते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। एंड देख लो सिंस 1958 से ही जो आपका ये ऑब्जर्वेटरी है ये आपका एक साइट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर डेली रिकॉर्ड मेजर किए जाते हैं ग्लोबल एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन के अंडर द कीलिंग कर्व। तो कीलिंग कर्व ध्यान रखना है, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कीलिंग कर्व क्या है, एक प्रकार से इसके माध्यम से हम एटमॉस्फेरिक CO2 को मेजर करते हैं वर्ल्ड ओवर में, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना है, और कुछ ध्यान रखें या ना, लेकिन ये कीलिंग कर्व याद रखना है। दीज आर यूज टू मेजर द टू रिकॉर्ड द एटमॉस्फेरिक CO2 इन द वर्ल्ड। एंड जो CO2 मेजर किए गए हैं एट दिस ऑब्जर्वेटरी, इसमें क्या कुछ नया देखने को मिला है। तो जो आपका CO2 अभी मेजर किया गया है, इट इज 50% हायर देन प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेवल, ठीक है। यानी कि प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेवल से भी 50% हायर है, आप देख सकते हो। एंड अबाउट द सेम लेवल ऑफ एज ऑफ 4.1 टू 4.5 मिलियन ईयर्स एगो, जो आपका पोल्यूशन ईरा में हुआ करता था, वो आपका सेम लेवल ऑफ इमिशन देखने को मिला है। एंड अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा बेसिक आप समझिए। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा गैस है, लेट्स से, या फिर मान के चलो दिस इज अ टाइप ऑफ गैस जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म कर देगा। जैसे लेट्स से कि कोई ग्लास है ना, वो पैक्ड ग्लास ले लो, जैसे जिसमें आपके एक्वेरियम की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्वेरियम, शीशे वाले एक्वेरियम की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हीट आ जाएगा, लेकिन उस हीट को वापस अगर आप जाने दो तो वो नहीं जा पाएगा। तो उसी प्रकार से होता है ग्रीन हाउस गैस, कि वो ट्रैप तो कर लेगा हीट को, लेकिन मतलब वो आने तो देगा लेकिन जाने नहीं देगा, ये होता है आपका, ठीक है। तो CO2 इज a greenhouse gas that traps the heat gradually causing the global warming। एंड मेन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या है CO2 इमिशन का, तो ये कि फॉसिल फ्यूल्स को जो बर्न किए जाते हैं, और ये फॉसिल फ्यूल बर्न कैसे होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। व्हीकल्स जो हम लोग चलाते हैं तो उससे CO2 इमिट होता है, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान CO2 रिलीज होता है, डिफोरेस्टेशन के दौरान रिलीज होता है। डिफोरेस्टेशन मतलब कि हम पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ में तो कार्बन भरा पर होता है, तो उससे भी रिलीज होता है। लैंड यूजेज चेंजेज इज आल्सो देयर, लाइव स्टॉक इज आल्सो देयर। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रिपेयर्डनेस रैंकिंग कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है, और इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 121 आई है आउट ऑफ 163 कंट्रीज, ठीक है। और ये पब्लिश कौन करता है, तो बेसिकली SDSN आपने सुना भी होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये बेसिकली एसेस करता है कौन सा देश कहाँ खड़ा है इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स व्हिच इज टू बी अचीव्ड बाय 2030, ठीक है। तो विदाउट डिलेइंग पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, इट विल बी कवर्ड अंडर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसी फोरम देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, तो इसके अंतर्गत आप कवर कर सकते हैं। तो देख लो, एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग निकल कर आई है। क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग निकल कर आई है कि लगातार दूसरी साल ऐसा है जब जो वर्ल्ड ओवर है दे आर नो लॉन्गर मेकिंग प्रोग्रेस इन अचीविंग द SDG, है ना। लगातार दूसरी साल ऐसी बात हो रही है जब जो वर्ल्ड ओवर नेशंस हैं वो कोई भी प्रोग्रेस SDG को हासिल करने में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन 2022 इंटरनेशनल स्पिल ओवर इंडेक्स, जो रिच कंट्रीज है वो नेगेटिव इंटरनेशनल स्पिल ओवर क्रिएट कर रहे हैं अनसस्टेनेबल कंजम्पशन के माध्यम से। स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि लेट्स से कोई एक देश है और ये कोई दूसरा देश है, ठीक है। अब स्पिल ओवर इफेक्ट में क्या होगा कि अगर कोई अनरिलेटेड इवेंट लेट्स से कि कंट्री A में हो रहा है, तो उसका इफेक्ट कंट्री B में भी देखने को अगर मिलता है ना, उसकी इकोनॉमी में देखने को मिलता है, तो उसको हम कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट, ठीक है। तो स्पिल ओवर इफेक्ट रिफर्स टू इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री फ्रॉम अनरिलेटेड इवेंट्स व्हिच इज हैपनिंग इन अनदर कंट्री, ठीक है। इसी को कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। एंड पीस, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये कीवर्ड याद रखना है। PDI है ना, PDI, पीस, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कॉपरेशन, PDIC याद रख सकते हो। ये फंडामेंटल कंडीशन है फॉर द वर्ल्ड टू अचीव द SDG गोल्स बाय 2030 एंड बियॉन्ड।
इंडिया का परफॉर्मेंस है, तो इंडिया का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कोई खास वैसे नहीं है। इंडिया इस बार भी स्लिप हुआ है फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। 2020 में 117 था, 2020 में 2021 में 120 था, एंड अभी आप देख लो कहाँ चला गया है, 121 चला गया है। ठीक है, तो लगातार परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहा है, इंडिया ने एसडीजी गोल्ड 2 को अचीव किया है, यानी कि इंडिया ने 2 एसडीजी गोल्स को अचीव किया हुआ है। कौन कौन सा है ये 2 गोल? SDG 12 एंड SDG 13। आप हमें बताओ ये SDG 12 SDG 13 क्या है? तो अगर क्वेश्चन आएगा प्रोड्यूस में, लेट्स से कि इंडिया ने एसडीजी गोल्स को, कुछ गोल्स को अचीव किए हैं, तो यस किए हैं। ठीक है, कौन कौन से? SDG 12 SDG 13। एंड चैलेंजेस अभी फिलहाल एक में है, दैट इज योर SDG 4। SDG 4 क्या कहता है ये आप हमें बता सकते हो? एंड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस आपका 3 इंपॉर्टेंट गोल को अचीव करने में है, दैट इज योर SDG 1, SDG 7, SDG 13। टोटल 17 गोल्स होते हैं ना। और जो मेजर चैलेंजेस है जिसपे हमें अचीव करना है वो है 11। कौन कौन सा? जो रिमेनिंग है आप देख सकते हो, 2 3 5 6 8 9 11 14 15 16 17। तो ये, लेकिन ये ध्यान रखनी है कि 2 SDG गोल ऐसे हैं जिसको भारत ने अचीव किया है, SDG 12 एंड 13। भारत तेरा इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, एंड SDSN की बात करें तो, यानी कि जो ये रिपोर्ट जारी करता है, इसको 2012 में लॉन्च किया गया था बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून, सो दैट जो ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है उसको सामने लाया जाए, टू प्रमोट कि हम कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड इशू को, एंड एसडीजी गोल्स को इम्प्लीमेंट कर सके। एंड एसडीएसएन यानी कि जो इंस्टीट्यूट है, ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के साथ क्लोजली वर्क करता है, इवन प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी। एंड 2019 में जो एसडीएसएन है, इन्होंने न्यू फ्रेमवर्क लेकर आया था टू मोबिलाइज ट्रांसफॉर्मेटिव एफर्ट्स टू बाय द एसडीजी, दैट इज योर 6 ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। तो फ्रेंड्स इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंडियाज बायलैटरल ट्रेड विद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ग्रोज एट रैपिड पेस। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आपको पता होंगे कि 6 मेंबर्स आ जाते हैं, है ना। देयर इज 6 मेंबर्स। कैसे याद रखते हैं हम? GCC है ना, इसको 6 बना दो, G6। ठीक है, और आपको पता होगा कि येमेन नहीं है, बाकी जो अरेबियन पेनिनसुला में जो कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे यूएई है, ठीक है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ये सब आपके GCC में आ जाते हैं। तो पॉजिटिव बातें हैं, और कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो हमारे वेस्ट एशिया के साथ जो इकोनॉमिक टाइज है वो कहीं ना कहीं अच्छे हो रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में ही यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आई थिंक की साइन हुई थी। ठीक है, तो 5वां आर्टिकल देख लो, बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, इसके अंतर्गत ये कवर होगा। तो जो इंडिया का बायलैटरल ट्रेड है ना, विद द मेंबर्स ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, वो बढ़ा है। देख लो, ओवरऑल 2021-22 में 154.73 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है, जबकि 2020-21 की बात करें तो ओनली 87.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ करता था। तो कितना अच्छा खासा इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये इजाफा क्यों हुआ है? एक तो ये कि इकोनॉमिक टाइज कहीं ना कहीं जो 2 रीजन्स है उसमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड इसका मतलब क्या हुआ? अगर परसेंटेज की बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में अपने प्रोडक्ट, उसमें आप देख सकते हो 58.26% का इजाफा हुआ है इन द ईयर 2021-22। एंड जो शेयर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज का इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में, वो बढ़कर 10.4% हो गई है। वो आप छोड़ो, ये जरूर देखो कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 58.26% का इजाफा हुआ 2021-22 में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। एंड अगर हम बात करें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, तो ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपके 6 कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये आ जाते हैं। आप अरेबियन पेनिनसुला का मैप ड्रॉ करो, वहीं पे आपको सारे कंट्री मिल जाएंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया जीसीसी रिलेशंस की? तो पहली बात तो ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छी खासी हो रही है दोनों देश, मतलब दोनों ग्रुपिंग्स के बीच का हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अलॉन्ग विद इराक, तो लगभग 1/5 ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड, यानी कि 1/5 मतलब 20%।
जो इंडिया का टोटल ट्रेड हुआ है 2021-22 में, इसमें आपका 20% का शेयर जा रहा है जीसीसी प्लस इराक के पास। एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने में कहीं ना कहीं जीसीसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज these countries have substantial oil and gas reserve and they are very utmost importance for India security needs because इंडिया की जो वैक्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल से ही चलती। ठीक है, रेमिटेंस की बात करें तो रेमिटेंस प्रोवाइड करने में भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है ये जो आपका जीसीसी है। कैसे, तो देख लो, जीसीसी कंट्रीज अलोन अकाउंट्स फॉर 55.6% ऑफ टोटल रेमिटेंसेस फ्लो इनटू इंडिया। रेमिटेंसेस मतलब समझ रहे हो, जैसे इंडियन वर्कर्स हैं, है ना, सब इन देशों में जाते हैं, अर्न करते हैं पैसे, अब इनको पैसे घर भेजने हैं, तो जो पैसे घर भेजे जाते हैं, ठीक है, जो उन्होंने अर्न किया है, सेव किया है, उन्हीं को हम रेमिटेंसेस कहते हैं। तो ये रेमिटेंसेस बढ़िया होती है। एंड एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन, यानी कि अच्छा खासा पॉपुलेशन इंडियन का इन रीजन में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएई की बात करें, सऊदी अरेबिया एंड कुवैत, इन तीनों देशों को मिला दें तो लगभग आपका 50% ऑफ ऑल एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस का पॉपुलेशन कंप्राइज करता है। नॉन रेसिडेंट इंडियंस बेसिकली इंडियन सिटीजन ही होते हैं, बट दे आर फॉर टेम्पररी पीरियड रिसाइडिंग इन अनदर कंट्री आइदर फॉर वर्क फॉर एजुकेशन। ठीक है, एंड इन ए रिलेटेड डेवलपमेंट देख लो, इंडिया एंड कतर ने लॉन्च किया है स्टार्टअप ब्रिज को बिटवीन इन्वेस्ट इंडिया एंड इन्वेस्ट कतर। तो क्या ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं जो वेस्ट एशिया के साथ हमारे जो इकोनॉमिक टाइज है वो कहीं बढ़ते दिख रहे हैं। ठीक है, जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन आप लिखोगे तो ये सब कॉमन कंपोनेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स, एनर्जी सिक्योरिटी, रेमिटेंसेस, है ना, एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन जिन्हें जॉब्स मिलती है, तो ये ग्राउंड याद रख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल इन लास्ट वन, फाइनेंस मिनिस्टर रिव्यूज प्रोग्रेस ऑन बैड बैंक रोल आउट। तो बैड बैंक के बारे में हमने एक आर्टिकल में डिस्कस भी किया था। बैड बैंक बेसिकली क्या है, एक प्रकार से ये एनबीएफसी है या कंपनी है जो क्या करेगी, बैंकों के जो बैड एसेट्स है या फिर एनपीए अकाउंट्स है उसको ये खरीदेंगी, बदले में बैंकों को पैसे देंगी और फिर ये जो एनपीए अकाउंट्स से पैसे बेसिकली वसूलेंगी। यानी कि जो काम बैंक करता था वो काम बेसिकली एनबीएफसी या फिर बैड बैंक के पास आ जाएगी, तो बैंक विल बी फ्री फ्रॉम दिस टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, और बैंकों को तो पैसा मिल गई है। ठीक है, तो जो एनपीए अकाउंट्स इनके पास गई है उनको ये वसूलने का काम करेगी, तो इन्हें वो कहते हैं बैड बैंक। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो सिलेबस में आप देख लो इसी में आ जाएगा, इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो आपका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, यही है आपका बैड बैंक। बेसिकली ये क्या करेगा कि एनपीए को बैंकों से ये एक्वायर करेगा। ठीक है, तो देख लो, इट विल पिक अप द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ एनपीए अकाउंट्स इन जुलाई 2022। तो जुलाई 2022 में ये जो आपकी कंपनी है ये पिकअप करेगी आपका एनपीए एसेट को। तो बैड बैंक की बात करें या फिर एनएआरसीएल, जिसकी बात अभी हमने की, ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है और ये रिस्की एसेट जो बैंकों के पास होता है उसको ये आइसोलेट करता है बैंकों से और फिर उसे वसूलने का काम करता है। तो आप देख लो, एनएआरसीएल विल एक्वायर द एसेट। कैसे, तो ऑफर देगा कि भाई साहब बदले में हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आप हमें ये एनपीए दो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, एनएआरसीएल यानी कि जो बैड बैंक है ये टेक ओवर करेगा लार्ज वैल्यू ऑफ एनपीए अकाउंट्स, यानी कि जिसका अकाउंट अप्रोक्स 500 या फिर उससे ऊपर का एनपीए है उसको एक्वायर करेगा। और टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 2 लाख करोड़ के जो एसेट्स हैं वो एक्वायर करने हैं अभी। ठीक है, तो बैड बैंक का कंसेप्ट पहली बार अनाउंस की गई थी 2021 यूनियन बजट में। बेनिफिट क्या होगा बैड बैंक का, तो पहली बात तो जो लेंडर्स हैं उनको बैड एसेट से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि अब ये जो बैड एसेट को रिकलेक्ट करने की ड्यूटी है बैड बैंक के पास चली जाएगी। ठीक है, देख सकते हो, बाय ट्रांसफरिंग देम टू द बैड बैंक एंड क्लीन अप देयर बैंक्स, तो इनके जो आपके बैलेंस शीट है वो क्लियर दिखेंगे। साथ ही साथ इट विल आल्सो हेल्प द बैंक्स कि वो फोकस कर सकते हैं अपनी नॉर्मल बैंकिंग पर। नहीं तो क्या होता था, इनको दो काम कर रहे हैं, एक तो रिकवरी का भी काम करना है जाके, है ना, अपने ऑफिसर सबको भेजना है, रिकवर करना है, तो ये सब काम से इनको छुटकारा मिलेगा, तो नॉर्मल बैंकिंग पर फोकस कर सकती है, फास्टर इकोनॉमी रिकवरी हो सकता है, बेटर वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ बैंक। एंड अंडर द अप्रूव्ड स्ट्रक्चर बैड बैंक के दो
सब टाइप है। एक तो आपका NARCL, एंड NARCL का काम ही है कि एक्वायर करना है जो भी है कि NPA या फिर बैड लोन अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें जो मेजोरिटी स्टेक है वो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक का है, जिसमें आपका कैनरा बैंक भी एक स्पॉन्सर है। और जो दूसरा आपका सब कंपोनेंट है वो है आपका इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाम से पता चल रहा है, डेप्ट रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये क्या करेगा कि जो भी आपके बैड अकाउंट्स या फिर NPA को एक्वायर किए गए हैं उसको हैंडल करेगा, सो दैट जो अटके पड़े पैसे हैं वो प्राप्त हो सके इस बैड बैंक को, ठीक है। और इसमें मेजोरिटी स्टेक प्राइवेट सेक्टर बैंक की होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अंडर द अप्रूव्ड स्ट्रक्चर दो सब टाइप है बैड बैंक के। एक तो NARCL जो एक्वायर करेगा NPA को, और एक है आपका IDRCL जो मैनेज करेगा डेप्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस को। सो फ्रेंड्स, ये हमने 6 आर्टिकल डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड इट क्लियरली। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।